नमस्कार और स्वागत है इस खास बातचीत में। आज हम आरआरबी ग्रुप डी 2025 परीक्षा की तैयारी पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं, खासतौर पर उनके लिए जो पहली ही बार में इसे क्रैक करना चाहते हैं। हमारे पास रेलवे हाई का एक मटेरियल है, आरआरबी ग्रुप डी 2025 पहली बार में जॉब पाने की बेस्ट स्ट्रैटेजी। तो आज हम इसी में दी गई रणनीतियों को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे सेफ स्कोर क्या हो, सब्जेक्ट्स कैसे तैयार करें, टाइम मैनेजमेंट वगैरह। मजे की बात यह है कि यह मटेरियल दावा करता है पहली कोशिश में ही सफलता का। अब सवाल यह है, क्या ये सच में मुमकिन है? आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा है। चलिए देखते हैं, इस स्ट्रैटेजी को खोलकर समझते हैं कि इसमें कितना दम है। तो शुरुआत करते हैं परीक्षा पैटर्न और सेफ स्कोर से। मटेरियल कहता है कि 2025 के लिए कम से कम 70 से 75 नॉर्मलाइज स्कोर का टारगेट रखें। ठीक है, तो इसे थोड़ा समझते हैं। ये नॉर्मलाइज स्कोर क्या बला है और 70-75 ये कितना रियलिस्टिक है? हाँ, नॉर्मलाइज्ड स्कोर का जिक्र यहाँ बहुत जरूरी है। देखिए, रेलवे के एग्जाम कई दिनों तक कई शिफ्ट्स में होते हैं, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। तो हर शिफ्ट का पेपर थोड़ा अलग होता है, कोई आसान, कोई मुश्किल। नॉर्मलाइजेशन वो एक स्टैटिस्टिकल तरीका है जिससे ये पक्का करते हैं कि किसी को पेपर मुश्किल या आसान होने से न नुकसान हो न फायदा। अच्छा, मतलब सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड। बिल्कुल। तो ये 70-75 का टारगेट एक स्टैंडर्ड स्कोर है जो सबको मीज़ा करना चाहिए, पेपर कैसा भी आया हो। और हाँ, पिछले सालों के ट्रेंड्स और वैकेंसीज को देखें तो ये कॉम्पिटिटिव तो है, पर ऐसा नहीं कि पाया ना जा सके। समझ गया। तो ये स्कोर एक तरह से फेयरनेस लाता है। अच्छा, मटेरियल में स्मार्ट वर्क को भी जोर है, मतलब सब कुछ रटने के बजाय इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस। ये सुनकर शायद कई लोगों को थोड़ी राहत मिली होगी जो सिलेबस के बोझ तले दबे हैं। हाँ, बिल्कुल। स्मार्ट वर्क का मतलब ही यही है, अपनी एनर्जी और टाइम वहां लगाओ जहां से ज्यादा सवाल आते हैं। या जो स्कोरिंग है, वो जो भेड़चाल होती है ना कि सब कुछ पढ़ना है, वो अक्सर फ्रस्ट्रेटिंग होता है। सिलेक्टिव होकर पढ़ना, पिछले साल के पेपर्स देखना, इससे पता चलता है कि कहाँ ज्यादा ध्यान देना है। सही बात है, खासकर जब सिलेबस इतना बड़ा हो। चलिए अब आते हैं विषयवार तैयारी पर। मटेरियल के हिसाब से 4 मेन पिलर हैं: रीजनिंग, मैथ्स, साइंस और GK/CA। सबका अपना वेटेज है। सबसे पहले रीजनिंग, 30 सवाल। मटेरियल कहता है कि टारगेट रखो 27-28 स्कोर करने का। मेन फोकस एरिया है सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, वेन डायग्राम, स्टेटमेंट अजम्पशन। और टिप है रोज कम से कम 1 घंटा प्रैक्टिस। ये रोज 1 घंटा, क्या ये काफी है? पजल्स वगैरह तो टाइम लेते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि रीजनिंग को स्कोरिंग क्यों मानते हैं। वजह यह है कि ये आपके रटने की शक्ति नहीं, बल्कि लॉजिकल सोच को टेस्ट करता है, आपकी एनालिटिकल स्किल को। हाँ, ये तो है। रही बात रोज 1 घंटे की, तो वो एक मिनिमम टाइम है। अगर किसी को पजल्स में ज्यादा दिक्कत है तो शायद ज्यादा टाइम देना पड़े, लेकिन रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। रोज प्रैक्टिस से क्या होता है कि आप अलग अलग पैटर्न से वाकिफ हो जाते हैं, स्पीड बढ़ती है, एक्यूरेसी बढ़ती है। अच्छा। सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग दिखाते हैं। वेन डायग्राम, लॉजिकल रिलेशन, स्टेटमेंट अजम्पशन, निष्कर्ष निकालने की क्षमता। तो रेगुलर प्रैक्टिस से ये स्कोरिंग बन जाता है। हाँ, रेगुलरिटी शायद वही कुंजी है। अब आते हैं गणित पर। 25 सवाल। मटेरियल के मुताबिक एरिथमेटिक पर खास ध्यान दें, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क जैसे टॉपिक्स। टिप्स हैं स्पीड पर काम, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, फॉर्मूले याद रखना और तेज कैलकुलेशन। कई बार लोग फॉर्मूले रट लेते हैं, पर सवाल थोड़ा घूम जाए तो फंस जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कैसे मदद करती है इसमें? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। मैथ्स में सिर्फ फॉर्मूला रटना तो मतलब बहुत सुपरफिशियल तैयारी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम कम होता है ना, हाँ, बहुत कम। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी तरह का सवाल समझ सकते हैं, हल कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस रहता है। मान लीजिए फॉर्मूला भूल भी गए तो बेसिक तरीके से निकाल लेंगे या कोई और तरीका सोच लेंगे। अच्छा। जैसे टाइम एंड वर्क का सवाल है, सिर्फ फॉर्मूला रटा है तो सवाल घूमते ही कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट समझा है तो कैसा भी सवाल हो कर लेंगे। और स्पीड और एक्यूरेसी का बैलेंस भी यहीं से आता है। तेज कैलकुलेशन की ट्रिक्स तभी काम करती हैं जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स मजबूत हों। सही बात है। बिना एक्यूरेसी के स्पीड बेकार है और बिना स्पीड के एक्यूरेसी से एग्जाम क्लियर नहीं होता। हाँ, कॉन्सेप्ट की मजबूती वही असली फाउंडेशन है। ये क्लियर हुआ। अगला सब्जेक्ट साइंस, 25 सवाल। सोर्स यहाँ NCERT पर बहुत जोर दे रहा है, क्लास 9 और 10 की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और फिर वही बात, रटो मत, कॉन्सेप्ट समझो। साथ में यूनिट और मेजरमेंट और डेली लाइफ साइंस पर खास ध्यान देने को कहा है।
एनसीईआरटी पर इतना फोकस क्यों? और ये डेली लाइफ साइंस क्या है? एनसीईआरटी पर फोकस इसलिए क्योंकि वो स्टैंडर्ड बुक्स है। ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बेस वही होती हैं। सवाल अक्सर सीधे एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन या उदाहरणों से आते हैं या उन पर बेस्ड होते हैं। अच्छा। गाइड बुक्स में गलतियों का चांस रहता है, एनसीईआरटी ज्यादा भरोसेमंद है। अब बात डेली लाइफ साइंस की। इसका मतलब है कि साइंस के प्रिंसिपल्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम करते हैं। एग्जाम में अक्सर ऐसे सवाल आते हैं जो सीधे किताबी ज्ञान नहीं बल्कि उसकी प्रैक्टिकल समझ को परखते हैं। जैसे कपड़े सुखाने के लिए फैलाते क्यों हैं, ये वाष्पीकरण से जुड़ा है, या दूर की चीजें धुंधली क्यों दिखती हैं, ये दृष्टि दोष से। हाँ, समझ गया। यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटीज और उनके रिलेशन की सटीक समझ देता है। कॉन्सेप्ट समझना यहाँ इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि आप फैक्ट्स को रियल वर्ल्ड से जोड़ पाते हैं। याद रखना आसान होता है, सवालों का जवाब देना भी। ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, जनरल अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ाता है। मतलब साइंस को सिर्फ किताब में नहीं, आसपास देखना होगा। ठीक है। अब चौथा सेक्शन, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, GKCA। 20 सवाल। सोर्स कहता है पिछले 6 महीने की करंट अफेयर्स पर फोकस, साथ में स्टैटिक GK जो बदलता नहीं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और खासकर रेलवे फैक्ट्स। टिप: रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ें, नोट्स बनाएं। ये GKCA तो मतलब अथाह सागर लगता है। इसे 6 महीने या स्टैटिक में बांधना कितना प्रैक्टिकल है, और नोट्स बनाने से सच में फर्क पड़ता है। हाँ, GKCA सच में समंदर जैसा है। यही सबसे बड़ा चैलेंज है। सोर्स की स्ट्रैटेजी इसे मैनेजेबल बनाने का एक तरीका है। पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स पर फोकस करना एक लिमिट सेट करता है, क्योंकि ज्यादातर सवाल हाल की घटनाओं से ही बनते हैं। स्टैटिक GK में भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, रेलवे जैसे मेन एरिया पर फोकस करना तैयारी को एक डायरेक्शन देता है। रही बात नोट्स बनाने की, तो वो तो बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। जब आप पढ़कर अपने शब्दों में नोट्स बनाते हैं ना, तो आप इन्फॉर्मेशन को एक्टिवली प्रोसेस करते हैं। ये सिर्फ पैसिवली पढ़ने से कहीं ज्यादा असरदार है। अच्छा। एक्टिव प्रोसेसिंग। अच्छा। नोट्स से मेन पॉइंट्स अलग होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और बाद में रिवीजन बहुत तेजी से होता है। बिना नोट्स के इतनी सारी इन्फॉर्मेशन याद रखना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हाँ, ये तो है। तो सवाल यही है कि समंदर से मोती कैसे चुने। नोट्स बनाना और रेगुलर रिवीजन ही इसका बेस्ट तरीका है। एक्टिव प्रोसेसिंग और रिवीजन, ये 2 बातें गांठ बांधने वाली हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज तैयारी के बाद अब आते हैं एक बहुत जरूरी हिस्से पर, टाइम मैनेजमेंट और प्रैक्टिस प्लान। मटेरियल कहता है सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, प्रैक्टिस सबसे जरूरी है। मेन पॉइंट्स हैं, रोज एक कॉन्सेप्ट समझो और फिर उसके कम से कम 100 सवाल लगाओ। हर हफ्ते 2 फुल मॉक टेस्ट दो, और सबसे जरूरी, मॉक टेस्ट का सिर्फ स्कोर मत देखो, उसका एनालिसिस करो। साथ में वीकेंड पर रिवीजन। ये रोज 100 सवाल और हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट, ये कुछ ज्यादा नहीं लग रहा? सुनने में शायद ज्यादा लगे, लेकिन यहाँ सोर्सेज एग्जाम के नेचर पर फोकस कर रहा है। आपको 90 मिनट में 100 सवाल करने हैं, मतलब एक सवाल के लिए 1 मिनट से भी कम टाइम। हाँ, स्पीड तो चाहिए। उस स्पीड और एक्यूरेसी को पाने के लिए लगातार प्रैक्टिस ही एकमात्र रास्ता है। रोज 100 सवाल करने से अलग अलग तरह के सवालों को तेजी से समझने और हल करने की आदत बनती है। अब आते हैं मॉक टेस्ट और उसके एनालिसिस पर, जो शायद इस पूरी स्ट्रैटेजी का सबसे अहम हिस्सा है। सबसे अहम? हाँ, हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट आपको एग्जाम वाले माहौल का फील देते हैं, टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कराते हैं, लेकिन असली जादू एनालिसिस में है। मैंने कई कैंडिडेट्स देखे हैं जो बस मॉक टेस्ट देते जाते हैं, स्कोर देखते हैं और अगला टेस्ट। वो ये नहीं समझते कि इम्प्रूव कहाँ और कैसे करना है। तो ये एनालिसिस कैसे करना चाहिए, क्या देखना है इसमें? एनालिसिस का मतलब है हर गलत सवाल की चीरफाड़ करना। क्यों गलत हुआ, क्या कॉन्सेप्ट नहीं पता था, कैलकुलेशन मिस्टेक, या सवाल समझने में गलती हुई मतलब सिली मिस्टेक, या टाइम कम पड़ गया। कौन से सवाल छूट गए और क्यों, किन सवालों पर तुक्का मारा और वो सही हुए या गलत, ये सब नोट करना होगा। इससे आपको अपनी कमजोरियों का एक क्लियर पैटर्न दिखेगा कि आप किसी खास टॉपिक में वीक है या कोई खास तरह की गलती बार बार कर रहे हैं, जैसे जल्दी में सवाल गलत पढ़ लेना। अच्छा, पैटर्न पकड़ना है। बिल्कुल। एनालिसिस के बिना मॉक टेस्ट देना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। जब आप अपनी गलतियों को पहचानते हैं, उन पर काम करते हैं,
तभी असली सुधार होता है। स्पीड और एक्यूरेसी इसी प्रोसेस से धीरे धीरे बढ़ती है। रिवीजन भी इसी एनालिसिस का हिस्सा है, ताकि जो सीखा है वो भूले नहीं। विश्लेषण यानी अपनी कमियों को पहचानना और उन पर काम करना है, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो हमने रेलवे है कि आरआरबी ग्रुप डी 2025 की तैयारी वाली स्ट्रैटेजी के हर पहलू पर विस्तार से बात की। सेफ स्कोर टारगेट समझा, चारों सब्जेक्ट्स रीजनिंग, मैथ्स, साइंस, जीके सीए के लिए फोकस एरिया और टिप्स पर चर्चा की, और टाइम मैनेजमेंट, प्रैक्टिस प्लान, खासकर मॉक टेस्ट के एनालिसिस के महत्व को जाना। तो इन सब का निचोड़ क्या है? मतलब संक्षेप में, सोर्स के अनुसार सफलता के लिए एक डिसिप्लिन्ड, प्लान्ड और फोकस्ड अप्रोच चाहिए, जिसमें स्मार्ट स्टडी, लगातार प्रैक्टिस और अपनी गलतियों से सीखना शामिल हो। बिल्कुल, ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। और अगर हम सोर्स की बातों को, खासकर मॉक टेस्ट में गलतियों के एनालिसिस पर जो जोर है, उसे थोड़ा और आगे ले जाएं, तो एक सोचने वाला सवाल मन में आता है। हाँ, क्योंकि गलतियों का एनालिसिस इतना जरूरी है, तो क्या कोई कैंडिडेट तैयारी शुरू करते समय ही अपनी अभी की समझ और काबिलियत के आधार पर ये अंदाजा लगा सकता है कि वो किस एक खास तरह की बार बार होने वाली गलती का शिकार हो सकता है? मतलब पहले से ही? हाँ, जैसे क्या किसी को पहले से पता हो सकता है कि उसकी कैलकुलेशन धीमी है, या वो वेन डायग्राम में अक्सर कंफ्यूज हो जाता है, और अगर ऐसा है तो क्या उस संभावित गलती को पहला मॉक टेस्ट देने से पहले ही एक्टिवली ठीक करने का कोई तरीका है, ताकि उसका असर कम हो? ये तो काफी दिलचस्प सवाल है। मतलब प्रोएक्टिव तैयारी। हाँ, ये सेल्फ असेसमेंट और प्रोएक्टिव तैयारी शायद उम्मीदवारों को और बेहतर शुरुआत करने में मदद कर सकती है। ये सोचने वाली बात है।